कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा इंडियन रियलिटी शो जो पूरी फैमिली को इकट्ठा करके बिठा देता है। इस गेम के जो रूल्स हैं या इस गेम का जो फॉर्मेट है ये लोगों को ज़्यादा पता है, केबीसी बनाने वालों को इतना नहीं पता। 3 जुलाई 2000 को इसका फर्स्ट एपिसोड एयर किया गया था और जो स्टार प्लस पे एयर किया गया था। इसका जो फॉर्मेट है वो बेसिकली यूएस से एक कॉपी किया गया है। यूएस में एक शो है हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर, उसकी ये इंडियन वर्जन है। तो इसमें होता क्या है कि आप सभी को पता है कि आओ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलो, उसके बाद अगर आप उसमें जीतते हो तो हॉट सीट पे आओ, आओ जवाब दो, लाइफ लाइन्स होती हैं 4, आप सभी को पता है। और जो जीतता है, ठीक है, जिस हिसाब से जितने क्वेश्चंस उसने सही जवाब दिए उतने उस क्वेश्चंस के हिसाब से उतने पैसे दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि केबीसी का बिजनेस मॉडल ऑपरेट कैसे करता है? इनके पास लोगों को पैसे देने के लिए कहाँ से आते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन के शो में होने की वजह से शो की जो टीआरपी है वो इंडियन रियलिटी शोज में सबसे हाईएस्ट है। और आपको पता है कि जहाँ पे लोग होते हैं वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि वो आएंगे, एडवर्टाइज करेंगे, उनकी मार्केटिंग होगी, उनकी सेल्स इंक्रीज होगी और अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आपने देखा होगा कि जब भी केबीसी की ऐड आती है या फिर जब भी ये शो रन किया जाता है टीवी पे, तो कुछ ब्रांड्स का नाम जो है वो केबीसी के शो से भी पहले लिया जाता है, जैसे बायजूस प्रेजेंट्स, को पावर्ड बाय hyundai, कॉम्प्लान एक्सेट्रा। तो जो ये ब्रांड्स होते हैं ये करोड़ों रुपए देते हैं केबीसी के प्रोड्यूसर्स को कि इनका जो नाम है वो केबीसी के शो से भी पहले लिया जाना चाहिए ताकि इनकी ऐड हो जाए। अब आपको पता है कि कोई भी चीज़ फ्री में तो होती नहीं है। तो जो ये ब्रांड्स होते हैं इनको स्पॉन्सर्स बोलते हैं, और जो ये पैसे केबीसी के प्रोड्यूसर्स को देते हैं कि इनका जो नाम है वो केबीसी के भी पहले लिया जाए, उसको स्पॉन्सरशिप फीस बोलते हैं। अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो इन सारे ब्रांड्स ने केबीसी को 400 करोड़ रुपए दिए थे ताकि इनको स्पॉन्सर्स बनाया जाए, ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज हो सके। और जो भी पैसा स्पॉन्सर से आता है उसका जो 70% है वो दो कामों में ही यूज़ किया जाता है। सबसे पहला, जो भी प्लेयर है उसकी जो विनिंग्स डिसबर्स करने के लिए, मतलब जो भी उसने अमाउंट जीती है उसको पे करने के लिए इस अमाउंट का यूज़ किया जाता है। और दूसरा, जो अमिताभ बच्चन है यानी कि जो होस्ट हैं उनकी कॉम्पनसेशन के लिए भी ये अमाउंट यूज़ किया जाता है। आपकी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अमिताभ बच्चन एक एपिसोड का 3.5 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं केबीसी में। तो अगर 100 एपिसोड्स एयर हुए हैं एक सीजन में तो 300 करोड़ उनका, यानी हर दिन करोड़पति बिना किसी सवाल का जवाब दिए। तो आपने देखा होगा कि आज से 7-8 साल पहले जब केबीसी का शो आता था, जो आइडिया कंपनी जो थी वो इस शो की टेलीकॉम पार्टनर थी। अब टेलीकॉम पार्टनर होने का मतलब ये है कि जब भी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन यूज करी जाएगी तो आइडिया कंपनी की ब्रांडिंग है जो सामने आएगी और आइडिया कंपनी की ही कॉलर ट्यून चलाई जाएगी, वो जो आती थी यो माय पंपकिन पंपकिन हेलो हनी बनी। तो ये सारा कुछ ऐसे नहीं होता। 2010 की अगर मैं बात करूं तो आइडिया कंपनी ने 35 करोड़ रुपीस केबीसी को दिए थे टेलीकॉम पार्टनर बने रहने के लिए। तो ये बात है 2010, मतलब 13 साल पहले की। अगर मैं लास्ट सीजन की बात करूं तो वोडाफोन आइडिया ने 100 करोड़ रुपए दिए थे केबीसी को ताकि वो केबीसी का टेलीकॉम पार्टनर रहे। तो केबीसी जो है वो पब्लिक रिलेशंस पे चलता है। तो अगर कोई कंपनी टेलीकॉम पार्टनर बनती है केबीसी में तो लोगों का ट्रस्ट गेन होता है। लोगों को लगता है कि अगर केबीसी में इस कंपनी का जो है वो टेलीकॉम सर्विसेज यूज करी जा रही हैं तो एक्चुअल में भी ये काफ़ी अच्छा होगा। तो एक सोर्स केबीसी का ये भी है रेवेन्यू का। अब आपने देखा होगा कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट की गेम खत्म हो जाती है, या तो क्वेश्चंस ही खत्म हो गए या फिर उसने क्विट कर दिया या फिर उसका कोई क्वेश्चन गलत हो गया लेकिन उसको कोई ना कोई पैसे मिल रहे हैं किसी ना किसी पड़ाव पे, तो उस केस में क्या किया जाता है कि डिजिटली उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे जाते हैं। पहले क्या होता था कि अमिताभ बच्चन चेक साइन करता था, जैसे स्क्रीन पे दिखाया जाता था कि उसने ये चेक साइन करा और ये चेक वो आपको दे देगा जब आप फाइनल जाओगे वहां से। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सब नकली होता है, ऐसा एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। एक्चुअल रेमिटेंस का प्रोसेस क्या रहता है वो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा वीडियो में। तो ये बैंक्स जो हैं ये केबीसी को पैसा देते हैं ताकि केबीसी में इनके बैंक की एडवर्टीजमेंट हो और लोगों का ट्रस्ट गेन हो कि अगर यार केबीसी वाले ये वाला बैंक यूज कर रहे हैं अपनी ट्रांजेक्शन्स के लिए तो ये बैंक तो बहुत बढ़िया होगा। तो ये सारी चीज नकली होती है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी एक सोर्स है केबीसी के रेवेन्यू का। रिपोर्ट्स की माने तो बैंकिंग पार्टनर केबीसी को पर सीजन 150 करोड़ रुपीस पे करता है। एक चीज़ जो केबीसी शो में किसी को भी अच्छी नहीं लगती वो है जो बीच बीच में एड ब्रेक्स चलती हैं। तो अब अगर हम एवरेजली देखें तो केबीसी का एक एपिसोड अराउंड 90 मिनट्स के लिए एयर किया जाता है चैनल्स पे।
उसमें से जो 25 टू 30 मिनट्स है वो आपकी एड ब्रेक्स ही चलती हैं क्यूमुलेटिवली। तो जो ये 25 टू 30 मिनट्स का एड ब्रेक है, अगर ये ना हो तो केबीसी को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कि जो ये एड ब्रेक्स का टाइम है 25 टू 30 मिनट्स, इसमें से जो 75% ऑफ द टाइम है वो सिर्फ उन्हीं की एड्स चलाई जाती हैं जो स्पॉन्सर्स हैं, जिनकी हमने पहले ऊपर बात करी थी, बायजूस, hyundai। और जो बाकी 25% ऑफ द टाइम है वो एक्सटर्नल ब्रांड्स के लिए एलोकेट किया जाता है। जो ब्रांड्स हैं वो पर 10 सेकंड्स के लिए 4 लाख रुपीस पे करते हैं केबीसी के प्रोड्यूसर्स को। मतलब एक एपिसोड में एक्सटर्नल ब्रांड से अराउंड 1 करोड़ 80 लाख रुपीस केबीसी जो है वो अर्न करता है। तो अगर मैं 2022 सीजन की बात करूं, टोटल 106 एपिसोड्स आए थे केबीसी के। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल ब्रांड से एड ब्रेक्स के थ्रू केबीसी ने अराउंड 191 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। आगे अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि जब भी केबीसी का शो स्टार्ट होने वाला होता है तो काफ़ी एड्स चलाई जाती हैं टीवी पे, कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी आसान सा, और उसको उसके बाद बोला जाता है कि इसका आंसर आप ये फलाने नंबर पे भेज दो तो आपको केबीसी में फीचर होने का मौका मिल सकता है। या फिर जब शो शुरू भी हो जाता है तो आपको ये लोग बोलते हैं कि प्ले अलॉन्ग पे ये बड़ा जोर डालते हैं, आपको बताएंगे कि लकी विनर सिलेक्ट किया जाएगा, उसको ये गिफ्ट दिए जाएंगे। तो ये एक सिंपली एक रेवेन्यू जनरेटिंग टेक्निक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो आप एसएमएस इनको भेजते हो, जो वो पर्टिकुलर नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश होता है, तो आपके मेन बैलेंस से 3 रुपीज़ डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो 3 रुपीज़ डिडक्ट करने का मतलब ये है कि आपके मेन बैलेंस है वो 3 रुपये चले गए। अब वो 3 रुपये का जो कंपोनेंट है उसका जो 67% है वो केबीसी अपने पास रखता है, और जो 33% है वो टेलीकॉम ऑपरेटर को चला जाता है। मतलब 1 रुपया टेलीकॉम ऑपरेटर को और बाकी के जो 2 रुपये हैं वो केबीसी के होते हैं। अब यहाँ से हम एक गेस लगा सकते हैं कि इस चीज़ से केबीसी को कितना रेवेन्यू हुआ होगा। अगर मैं 2022 सीजन की बात करूँ तो अराउंड 20 करोड़ लोगों ने एवरेजली वो शो देखा था। अब अगर 20 करोड़ में से 50% ने भी ये एसएमएस अगर किया होगा तो केबीसी को ऑलमोस्ट मतलब जो 67% कंपोनेंट है, मतलब 20 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू सिर्फ इसी चीज़ से जनरेट हुआ होगा। तो जो आपके लिए सिर्फ 3 रुपये हैं, केबीसी ने उससे 20 करोड़ रुपए बना लिए। अब ये तो बात होगी केबीसी के रेवेन्यू सोर्सेज की। अब अगर मैं कंटेस्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। आपने जो टीवी पे देखा है कि इस कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ जीता, इस कंटेस्टेंट ने 50 लाख जीता, तो एक्चुअल में ये इतनी अमाउंट नहीं होती है। इनकम टैक्स लॉ इसके बीच में आ जाएगा और वो आपसे टैक्स की वसूली करेगा। तो इनकम टैक्स लॉ ये चीज़ बोलता है कि अगर किसी पर्सन को विनिंग्स की इनकम हो रही है तो विनिंग्स रिलीज करने से पहले उसका 30% टीडीएस काट लिया जाएगा, मतलब टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा एट सोर्स। तो अगर किसी भी कंटेस्टेंट ने 50 लाख रुपए जीते हैं तो 30% डिडक्ट करके उसके अकाउंट में जो पैसे डाले जाएंगे वो सिर्फ 35 लैक्स ही होंगे। सिमिलरली अगर किसी ने 1 करोड़ रुपए जीता है तो उसके अकाउंट में सिर्फ 70 लाख रुपए ही डाले जाएंगे। अब बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। जब वो कंटेस्टेंट अपनी फाइनली आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उसकी जो फाइनल टैक्स कैलकुलेशन है वो तब की जाएगी। तो मतलब 30% तो टीडीएस काट लिया इन्होंने। अब उसके बाद जो इफेक्टिव टैक्स रेट बनेगा सरचार्ज और सेस कंसिडर करने के बाद उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन की जाएगी, और जो भी बैलेंस टैक्स बनेगा वो कंटेस्टेंट को एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग देना पड़ेगा। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप ये टेबल देखिए। अब इस टेबल के ए नंबर कॉलम में जो फिगर्स दी हुई हैं वो विनिंग्स अमाउंट दी हुई हैं। मतलब अगर किसी एप्लीकेंट ने लेट अस सपोज 50 लाख रुपए जीता तो 30% टीडीएस काटा जाएगा। 30% का मतलब 15 लाख रुपए टीडीएस काट के 35 लाख रुपए उसके बैंक में रेमिट कर दिए जाएंगे। अब उस पर जो इफेक्टिव टैक्स रेट रहता है 50 लाख की इनकम टैक्स में 50 लाख की इनकम पे वो 31.2% रहता है। तो इसका मतलब अगर मैं 31.2% को 50 लाख से मल्टीप्लाई करूं तो वो 15.6 लैक्स आता है, और उसका जो टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो 15 लैक्स है। तो इसका मतलब बाकी के जो 60,000 रुपए हैं वो उसको एडिशनल टैक्स बाकी का देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न फाइलिंग। और अगर मैं 50 लाख विनिंग्स की बात करूं और इफेक्टिव टैक्स जो उसका बना है वो 15,60,000 रुपए बना है, तो उसके जेब में 34.4 लाख ही आए। अब अगर मैं नीचे जाऊं, आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं कि अगर किसी ने 75 लाख रुपए जीता तो नेट उसकी जेब में 49.26 लैक्स ही आएगा, और अगर किसी ने 7.5 करोड़ जीता तो नेट उसकी जेब में सिर्फ 4.29 करोड़ ही आएगा।
उस टेबल के डी नंबर कॉलम में आपने देखा कि इफेक्टिव टैक्स रेट कितना रहेगा। तो मतलब अगर 50 लाख से नीचे जितना भी कोई जीतेगा उस केस में हमेशा इफेक्टिव टैक्स रेट 31.20% ही रहेगा। अगर 50 लाख से ऊपर जीतेगा तो सरचार्ज लगना शुरू होगा। अगर कंक्लूड करूं मैं इस वीडियो को, तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि केबीसी एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब जब भी आप कोई केबीसी का एपिसोड देखेंगे तो आप उस नज़रिए से नहीं देखेंगे जिस नज़रिए से आप पहले देखते थे, क्योंकि अब आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मालूम है। ये एक ऐसा शो है जिसमें कभी रिसेशन नहीं आ सकता। हालांकि एक बार आया था जब शाहरुख खान ने इसको केबीसी को होस्ट किया था, लोगों ने पसंद नहीं किया था शाहरुख खान को। तो अमिताभ बच्चन रूल्स द शो एंड पीपल्स हार्ट्स। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच। पारस अरोड़ा।